को वापस लाने के बाद अब यूपी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की बड़ी तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने के लिए एक प्लान तैयार किया जाए और 3 दिन में ये प्लान उनके सामने रखा जाए। इस प्लान के तहत अधिकारियों को उन सभी मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक करीब 5 लाख मजदूर यूपी में वापस आ चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए योगी सरकार का एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है और इसके तहत दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके जो मजदूर हैं उनको वापस लाया जाएगा। मजदूरों को वापस लाने के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे जो नोडल अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। लिस्ट तैयार होने के बाद दूसरे राज्य सरकारों के सहयोग से यूपी बॉर्डर तक सभी मजदूरों को लाया जाएगा। यूपी बॉर्डर पर आने के बाद सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके बाद कोरोना की जांच के लिए सभी मजदूरों के सैंपल भी लिए जाएंगे। सभी मजदूरों को उनके जिलों तक भेजने के लिए बॉर्डर पर ही बसें मुहैया कराई जाएंगी। जिन जिलों में मजदूरों को भेजा जाएगा वहां भी उन्हें राहत शिविरों में 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। राहत शिविरों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद मजदूरों को घर भेज दिया जाएगा। घर भेजने से पहले सभी मजदूरों को राशन और 1-1 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने के योगी सरकार के फैसले की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तारीफ की और ट्वीट किया कि अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर यूपी सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से देश के हित में हम सब कॉर्पोरेट करते दिखेंगे तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। ये सरकार केवल निर्णय लेती है और वह निर्णय अखबार में चैनलों में अखबार में छप जाता है, चैनलों में दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उसका पालन बहुत ही कम दिखाई देने को मिलता है। कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंचने के बावजूद महाराष्ट्र की कुछ सब्जी मंडियों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सोलापुर की एक मंडी में भी सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। सब्जी मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दी। कोरोना के फैलने के डर के बावजूद सभी ने एक दूसरे के करीब खड़े होकर सब्जियां खरीदी। कई लोग तो बिना मास्क पहने ही सब्जी मंडी पहुंच गए। कमोबेश ऐसे ही हालात राजधानी मुंबई की एक सब्जी मंडी में भी देखने को मिले, जहां पुलिस के मौजूद होने के बाद भी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंडी में पहुंचे कुछ लोग ही मास्क और कपड़े से अपने मुंह को ढके नजर आए, जबकि कई लोग तो बिना काम के ही वहां घूमते दिखाई दिए। दिल्ली की रोहड़ी में एक संस्था ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की अपील पर रक्तदान शिविर लगाया। लॉकडाउन की वजह से अस्पतालों में खून की कमी होने के बाद इस संस्था ने कैंप लगाया और करीब 30 बोतल खून जमा किया। रक्तदान करने वालों में अलीपुर के एसडीएम भी शामिल थे और 30 बोतल खून मिलने के बाद आरएमएल अस्पताल ने संस्था का धन्यवाद किया और कहा कि इसका फायदा करीब 125 जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा। पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक महामारी जो फैली है, जानलेवा महामारी है, हमारे भारतवर्ष में हम किसी की मदद कर सके ये हमारा सौभाग्य है। उसी कड़ी में हमने ये कदम उठाते हुए कार्य किया है। लॉकडाउन की वजह से 1 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली के पास गुरुग्राम में मारुति का मानेसर प्लांट खुल गया। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने शर्तों के साथ कुछ उद्योगों को शुरू करने की मंजूरी दी है, जिसके बाद मारुति के मानेसर प्लांट में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्लांट खुला तो वहां वायरस से बचाव के जरूरी इंतजाम नजर आए। गार्ड से लेकर कर्मचारी तक सभी अपने चेहरों पर मास्क लगाए दिखे। इतना ही नहीं, प्लांट में एंट्री के वक्त कर्मचारी एक दूसरे से कई फीट की दूरी बनाकर कतार में खड़े हुए। वायरस के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए ऑडियो मैसेज चलते हुए भी सुनाई दिए। हाथ धोए बिना अपने चेहरे को मत छूइए, भीड़ भरी जगहों से दूर रहिए। जिला प्रशासन से करीब 600 कर्मचारियों के काम करने की मंजूरी मिलने के बाद मारुति प्लांट खोला गया। गुजरात के सूरत में सरकारी राशन की दुकान पर सामान लेने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी।
सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना सभी लोग एक दूसरे के बगल में खड़े होकर सामान लेते दिखाई दिए। लोग लाइनों में खड़े जरूर दिखे, लेकिन उन्होंने सरकार की अपील का पालन नहीं किया। वहां मौजूद पुलिस वाले लोगों को समझाते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लोग जब जमा हुए तो ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि जो पुलिस वाले हैं वो लगातार समझाते रहे कि कुछ दूरी पर एक दूसरे से खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग एक दूसरे से बेहद ही करीब नजर आए। रमजान से ठीक पहले दिल्ली में रोहिणी के प्रेमनगर थाने के 2 पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पुलिस वाले एलजी के आदेश का हवाला देकर लॉकडाउन के दौरान अजान पर रोक की बात कहते दिखे, जिसका वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। इस वीडियो में एक सिपाही एलजी के आदेश का हवाला देकर अजान पर रोक की बात कहता दिखा, जिसका कुछ लोगों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज भी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा तो दिल्ली पुलिस को ट्वीट कर सफाई देनी पड़ी। इस वायरल वीडियो की खबर जैसे ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो उन्होंने तुरंत ही इसमें सफाई दे डाली कि इस वीडियो में कह रहे दोनों कांस्टेबल जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। पुलिस की सफाई के बीच ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने सीएम केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर वीडियो पर ऐतराज जताया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर यह साफ कर दिया कि अजान पर कोई रोक नहीं है, बल्कि मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने पर पाबंदी है। गुजरात के पाटन में कुछ लोगों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया और दावा है कि इस आदमी ने लॉकडाउन की वजह से अपनी दुकान खोलने से मना कर दिया था और इसके बाद उसकी दुकान से गुटखा और सिगरेट खरीदने के लिए आए लोग भड़क गए। उन्होंने उसके घर पर पथराव शुरू कर दिया। बालकनी पर लोहे की जालियां लगी थी, इसलिए पत्थर अंदर नहीं आए और घर में बंद लोगों की जान बच गई। काफी देर तक मकान पर पत्थर बरसाए गए और यही नहीं, आरोप ये भी है कि दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। हरियाणा के सिरसा में रोटियां बेचने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सिरसा में जरूरतमंद लोग खाना बांटने में जुटी संस्थाओं से ज्यादा रोटियां ले रहे हैं और बाद में इन रोटियों को इकट्ठा कर कबाड़ियों को बेच देते हैं। दावा है कि कबाड़ी भी बाद में ये रोटियां गायों और भैंसों को पालने वाले लोगों को बेचकर पैसे कमा लेते हैं। मतलब आरोप है कि लॉकडाउन में रोटियां बेचने का भी कारोबार चल रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल है। वायरल वीडियो में एक कबाड़ की दुकान के बाहर खड़ी साइकिल पर रोटियों का एक बोरा रखा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कबाड़ी को ये रोटियां उन लोगों ने बेची जिनकी मदद के लिए सरकार, एनजीओ और कई दूसरी संस्थाएं दिन रात मुफ्त में खाना बांट रही हैं। जो कि सेवादार रोटियां बनाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम को 10 बजे घर बढ़ते हैं और उनकी जो रोटियां हैं वो कबाड़ी के पास है। वीडियो बनाने वाले आदमी का दावा है कि सिरसा में रोजाना कबाड़ियों के पास सूखी रोटियों के बोरे पहुंच रहे हैं। डीएम ने भी इस पर चिंता जताई है। लोगों से भी यही अपील है कि जब उनको जरूरत है वही लें और जो वेस्टेज ना करें। अगर कोई वेस्टेज करता पाएगा तो उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचे, इसके लिए कई संस्थाएं मुहिम चला रही हैं, लेकिन आरोप है कि इन संस्थाओं की तरफ से जब खाना बांटा जाता है तो लोग जरूरत से ज्यादा रोटियां ले लेते हैं। दावा है कि कुछ दिनों तक इसी तरह रोटियां इकट्ठा की जाती हैं और जब रोटियों का वजन 3 से 4 किलोग्राम हो जाता है तो उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कबाड़ खरीदने वाले दुकानदार 1 किलो सूखी रोटियों के बदले 16 से 17 रुपए तक दे रहे हैं और ये रोटियां आगे पशुपालकों को बेची जा रही हैं। मतलब आरोप है कि सिरसा में रोटियों को ही कुछ लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में तबलीगी जमात से जुड़े करीब 40,000 लोगों की पहचान कर ली गई है। जैसे मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किया था कि 40,000 से ज़्यादा लोगों को कंटेनमेंट 40,000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया गया था। दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील किए जाने के 3 दिन बाद वहां पुलिस की सख्ती का असर दिखा। पहले 2 दिन सख्ती के बाद भी कई ऐसी गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंची थीं जो जरूरी काम से नहीं जुड़ी थी।
लेकिन तीसरे दिन दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर काफी कम गाड़ियां नजर आईं। बीते 2 दिनों में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम के हालात बन गए थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद गाड़ियों की संख्या कम हो गई। गाड़ियों की भीड़ कम होने से पुलिस को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ ही गाड़ियां ऐसी रहीं जिन्हें बॉर्डर से लौटाने की जरूरत पड़ी। डीएम की तरफ से जारी पास की जांच भी सख्ती से की गई ताकि बेवजह घूम रही कोई गाड़ी बॉर्डर पार न कर पाए। सख्ती का एक असर जरूर हुआ कि सड़क आज जो है अमूमन खाली है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि बड़ी संख्या में गाड़ियां निकली थी जो कि दिल्ली से गाजियाबाद एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तो पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। साथ ही गाड़ियों के पास की जांच और लोगों की स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया गया। सब चीज़ों की तैनाती यहाँ पर की गई है, वो इसलिए कि अगर कोई हंगामा करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके। केंद्र सरकार ने दावा किया कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो देश में कोरोना वायरस के मरीज 1 लाख से ऊपर चले जाते। हमने जो बड़े डिसीजन लिया, देश ने उसको निभाया, उससे हम बिल्कुल उससे परे चले गए। और कहाँ एक्चुअल है आप देख रहे हैं, 23,000 पे हैं हम, और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का 1 लाख से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता है। सरकारी राशन की जरूरत बढ़ने के बाद राशन कार्ड बनने में देरी पर लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हर जरूरतमंद का नियम के मुताबिक राशन कार्ड जल्द बने, इसके लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। लेकिन इस बीच राशन कार्ड बनवाने का फॉर्म जमा करने को लेकर छपरा में अफरा तफरी मच गई, जहां कई दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद बड़ी तादाद में लोग डीएम के सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए। असल में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि डीएम के घर पर ही फॉर्म जमा हो रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि हम अभी कार्यालय में ही जमा करेंगे, जबकि सरकार के द्वारा नया व्यवस्था कर दिया गया है कि डोर टू डोर ही फॉर्म कलेक्ट हो जाएगा। डीएम के घर के बाहर पहुंची भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखी। बाद में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आ गई, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। 9 दिन में राशन कार्ड बन जाना है, लेकिन ये बात सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जो शिकायत आम लोगों को है वही एनडीए की सहयोगी एलजेपी की भी है। 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनको इस योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिए, पर बिहार में अगर आप देखें तो अभी तक 8 करोड़ 57 लाख के करीब ही लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस योजना से वंचित हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में राशन कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस का एक ऐसा इलाज बता डाला जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। ट्रंप ने दावा किया कि सूरज की रोशनी से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body. महामारी के इस दौर में 11 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी निभाने वाली सिपाही से खुद डीजीपी ने फोन पर बात की। सासाराम में सिपाही पूजा कुमारी जब अपने 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी पर तैनात थीं, तभी महकमे के सबसे बड़े अधिकारी का उन्हें फोन आया। पूजा कुमारी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा, और जब ये वक्त आया तो पूजा ड्यूटी पर ही मौजूद थी और रोज की तरह गोद में उनका बेटा भी था। अचानक फोन की घंटी बजी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो। और इसके बाद जब दोबारा फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे। जय हिंद सर। इस आवाज को सुनते ही पूजा भावुक होने लगी और उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। 11 महीना के बच्चे को गोद में लेकर के दूर में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? पूजा ने बताया कि ये उनकी मजबूरी नहीं है, चूंकि लॉकडाउन की वजह से परिवार के दूसरे सदस्य बाहर फंस गए हैं, इसलिए वो बेटे के साथ ही ड्यूटी कर रही हैं। हालांकि डीजीपी ने उन्हें बच्चे को घर में रखने की सलाह दी ताकि वो बीमार न पड़े। आप बेटा ऊपर छोटे बच्चे को लेकर रहिएगा और घर में उसको रखिए। फोन पर ही डीजीपी ने पूजा को शाबाशी दी और इससे गदगद पूजा बातचीत खत्म होते ही ड्यूटी के लिए निकल पड़ी। लेकिन मास्क ने भले ही खुशी के आंसू छिपा लिए, भावुकता में निकली सिसकियों की आवाज माइक तक पहुंची गई। चंद मिनटों के बाद पूजा के लिए सब कुछ सामान्य हो गया और फिर वो ड्यूटी पर पहले की तरह मुस्तैद नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों को रमजान का महीना शुरू होने पर बधाई दी। पीएम ने अपने इस ट्वीट में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जीतने की भी उम्मीद जताई और लोगों को रमजान की भी बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लोगों की सुरक्षा, सेहत और समृद्धि की दुआ भी मांगी। अपने इसी ट्वीट में उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की भी बात लिखी।
देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल गिनती 23,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 23,452 लोगों की पहचान कोरोना पॉजिटिव के तौर पर हुई है। इनमें 4,814 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से 723 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 17,915 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 6,430 है और वहां 283 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,624 है और अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरह दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,376 है और यहां 50 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 1964 पहुंच चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना के 1852 मरीज हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1600 से ज्यादा मरीज बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में लोगों ने पुलिस वालों पर फूलों की बारिश कर उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना वायरस के फैलते खौफ के बीच पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी कर रही है, जिसके बाद इलाके के लोगों ने वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही सभी लोग तालियां बजाकर पुलिस वालों की हौसला अफजाई करते नजर आए। इस दौरान पुलिस पर फूल बरसाने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी दिखाई दिए और एक दूसरे से दूर खड़े होकर उनका आभार जताया। धन्यवाद आप लोगों को। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पड़ोसियों पर एक डॉक्टर के परिवार को घर में कैद रखने का आरोप लगा, जिस पर जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि डॉक्टर के घर पर इलाज के लिए कई मरीज आते हैं, जिनसे वहां रहने वाले लोगों को कोरोना के फैलने का खतरा है। और यही वजह रही कि डॉक्टर के मकान के बाहर कुछ लकड़ियों की मदद से बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर न जा सके। ऐसे में डॉक्टर के परिवार के सभी सदस्य घर में कैद हो गए। इसी बात पर डॉक्टर और उनके पड़ोसियों के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने वहां 2 तख्तियां भी लगा दी, जिन पर नो एंट्री लिखा दिखाई दिया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने मकान के बाहर की गई बैरिकेडिंग को हटा दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्वीट के बाद पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार को महंगाई भत्ता में कटौती के बजाय सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन जैसे परियोजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस देश की कोरोना महामारी की जंग में आर्थिक संकट से जूझने पर प्राथमिकता कदापि नहीं हो सकती, उसको फौरी तौर से बंद किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए नया दफ्तर बनाना, नई संसद बनाना, न प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए नया कार्यालय बनाना, क्या ये सरकार की प्राथमिकता आज होनी चाहिए? लॉकडाउन के बीच न्यूयॉर्क में जेफ जेकब्स नाम के एक गायक ने मकान की बालकनी से गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया। गायक ने इस तरह उन लोगों का हौसला बढ़ाया जो महामारी के इस दौर में दूसरों की सेवा में जुटे हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इस गायक ने मकान की बालकनी में ही एक पियानो और गिटार रख लिया। साथ ही वहां एक माइक की व्यवस्था भी कर ली, ताकि उसके गाने के दौरान वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति का मनोरंजन भी हो सके। इस लड़के को गाता देख सड़क से गुजर रहे कुछ लोग वहीं रुक गए और सबकी निगाहें उसी पर जा टिकी। It was really a wonderful concert. गाने की आवाज सुनकर इलाके में रह रहे लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और सभी ने तालियां बजाकर इस लड़के का उत्साह बढ़ाया। हालांकि कोरोना से बचने के लिए जरूरी कामों के लिए घरों से निकले सभी लोग मास्क लगाए नजर आए। लंदन में मर्सिडीज की फॉर्मूला 1 कार बनाने वाले इंजीनियर वेंटिलेटर बनाने में जुटे हैं। बताया गया कि मर्सिडीज की बनाई गई इस मशीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है और इसके बाद फॉर्मूला 1 कार बनाने वाले इंजीनियर्स ऐसी और मशीनों पर काम करते नजर आए। इंजीनियर्स के मुताबिक ये मशीन वेंटिलेटर की तरह ही काम करेगी, जिससे मरीजों को सांस लेने में मदद मिल सकेगी। खास बात यह है कि फॉर्मूला 1 कार में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों से ही ये मशीन बनाई गई है। मर्सिडीज को उम्मीद है कि उसकी ये मशीन वेंटिलेटर की कमी से निपटने में मददगार साबित होगी। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वहां एक आदमी की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
जिसके बाद सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की। पुलिस वालों ने लाठियां चलाई तो भीड़ भी उन पर टूट पड़ी। धक्का मुक्की और खींचतान के बीच एक पुलिसकर्मी बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ गया। महिलाएं भी वहां इकट्ठा हो गईं और यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस ने बताया कि वो इलाके के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही थी। उसने कार्रवाई की तो भीड़ उग्र हो गई। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन के बीच मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नमाज पढ़ने वाले कुछ लोग मौके पर पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस ने आरोपियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन और महामारी फैलाने के मामले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 32 लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। अंतर्गत ग्राम देवा में एक मस्जिद में 23 लोगों के एक साथ नमाज अदा करने की सूचना थी, क्योंकि सामाजिक रूप से कोई इस तरह का आयोजन प्रतिबंधित है, अतः उनके विरुद्ध लॉकडाउन तोड़ने तथा महामारी फैलाने के संबंध में पंजीकृत किया गया है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खोलने की मांग की। महाराष्ट्र के आर्थिक मंदी की चपेट में आने के अंदेशे के बाद राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री को यह सुझाव दिया और उन्हें एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की माली हालत पर चिंता जताई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब दुकानें खोलने की सलाह दी। की राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे आणि ती आर्थिक परिस्थिती जर खरंच सुधारायची असेल तर राज्यातले जे वाईन शॉप आहेत हे ताबडतोब चालू करणं गरजेचं आहे। लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया और मुंबई में कोरोना से बदतर हो रहे हालात का हवाला दिया। हमारे कुछ मित्र दारू की दुकान से लेके और शिथिलता लाने की बात कर रहे हैं। नए नए पॉजिटिव हॉटस्पॉट तैयार हो रहे हैं। इसमें रिलैक्सेशन छोड़ो है, उसमें भी कटौती आएगी। लॉकडाउन के दौरान यूपी के कानपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस फ्लैग मार्च में पुलिस वालों के साथ ही प्रशासन के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। रमजान शुरू होने पर पुलिस ने गलियों में जाकर लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। ये फ्लैग मार्च हॉटस्पॉट इलाके में भी निकाला गया और किसी को भी घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। गुजरात के महिसागर में खाद लेने पहुंचे किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। कुछ दिन पहले सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में छूट देकर किसानों को खेती करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद ये किसान खाद लेने के लिए एक गोदाम के बाहर जुट गए। जैसे जैसे समय बीता, किसानों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि गोदाम के बाहर वाली सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। लाइन में लगे किसान सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए और एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखाई दिए। इन किसानों ने बताया कि लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी साहब एवी जाहिरात करे છે કે ખેડૂતોની સેહત પર તકલીફ થવી જોઈએ નહીં। ओडिशा के कालाहांडी में एक क्वारंटीन सेंटर से 25 लोग भाग निकले। दावा किया जा रहा है कि भागने वाले सभी 25 लोग मजदूर हैं जो कि ओडिशा के दूसरे जिलों से वहां पहुंचे थे। सभी को एक दिन पहले ही क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन सुबह होते ही 25 मजदूर सेंटर से भाग निकले, जबकि सेंटर की सुरक्षा के लिए वहां पुलिस भी तैनात थी। इलाके के सरपंच ने सेंटर से भागने वाले मजदूरों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जबकि मजदूरों के भागने में सफल होने के लिए सरपंच ने वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के आधार पर दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया। दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। पूरी दिल्ली के लिए स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाना होगा, जबकि जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। ये सभी अधिकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और उन पर किसी भी तरह का हमला होने पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। अपनी कार्रवाई के बारे में इन अधिकारियों को आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी सूचित करना होगा। देश में महामारियों की रोकथाम और निगरानी करने वाली संस्था एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार में कमी आने का दावा किया और बताया कि लॉकडाउन के पहले हफ्ते में सिर्फ 5 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई थी, जबकि पिछले हफ्ते कोरोना मरीजों की संख्या दोगुना होने में 9 दिन लगे।
पहले 2 हफ्ते जैसा कि आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव केसेस हमारे कितने रहे, 1251 थे पहले, वो 4421 हुए दूसरे हफ्ते के अंत में। आज की तारीख में जो हमारा डबलिंग रेट 9 दिन तक पहुंच गया है, ये एक दिखाता है कि जो पेंडेमिक एक गति से तेजी से फैलाव कर रहा था दुनिया में, जिसने बहुत सारे देशों को अपने उसमें ले लिया है, वो उस पेंडेमिक पे हम किस हद तक अपने इन प्रयासों के दौरान कुछ हद तक रोक लगा पाए। दिल्ली में कोरोना के 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल होने का दावा किया गया। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून से प्लाज्मा निकालकर उन मरीजों को दिया जाता है जिनकी हालत गंभीर है। देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद दिल्ली के LNJP अस्पताल में पिछले 10 दिनों में कोरोना के 4 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया गया। LNJP के 4 मरीजों पर ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। वहीं प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के डायरेक्टर ने बताया कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बिगिनर्स लक भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी थेरेपी है जब तक कि पूरी रिसर्च, पूरी थिंकिंग डेवलप नहीं हो जाए। इसीलिए दिल्ली में कोरोना के कम से कम 20 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने का फैसला किया गया। इसके लिए कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके मरीजों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी की जा रही है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि प्लाज्मा डोनेट करने से शारीरिक कमजोरी नहीं आती। तो अगर अपन प्लाज्मा देते हैं तो अपन 10 दिन में दोबारा दे सकते हैं। एक व्यक्ति 2 और 3 बार दे सकता है और उससे कई लोगों की जान बचती। लेकिन कोरोना का इलाज उसी आदमी के प्लाज्मा से हो सकता है जो इस बीमारी की चपेट में आने के बाद पूरी तरह ठीक हो चुका हो। इस पर्टिकुलर पेशेंट को जो ठीक हो गया है कोरोना से, हम यूज़ करेंगे उसके प्लाज्मा को और हम इसमें शिफ्ट करेंगे टू मींस हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। वहीं प्लाज्मा निकालते समय ब्लड बैंकों को दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए आगाह किया गया। Select patients properly. Just taking plasma from everyone who is recovered and giving it to a sick patient may not be enough. You will have to do a detailed antibody titer testing. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के साथ ही सुरक्षा बल ने उनके एक मददगार को भी ढेर कर दिया है। तो जो अभी जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकी जिनके छिपे होने की जानकारी मिली सुरक्षा बल को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, दरअसल सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया और आतंकियों के साथ ही सुरक्षा बल ने उनके एक मददगार को भी ढेर कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने पर गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश जारी किया। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी। हालांकि शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर नियमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले रिहायशी इलाकों के आसपास है। साथ ही अकेली दुकानें भी खुल सकेंगी। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की और इसके मुताबिक सभी दुकानें रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना होगा। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, यानी आज से ये सभी दुकानों को छूट मिल जाएंगी, वो दुकानें जो रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल, दुकानों को राहत देने के लिए ये अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है और जो भी पहले कुछ दुकानें थी सर्टेन कैटेगरीज में उनको बांटा गया था, लेकिन अब सारी दुकानें हैं, ये दुकानें रिहायशी इलाकों में होनी चाहिए, ये दुकानें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास होनी चाहिए और ये सिंगल शॉप होनी चाहिए। ये तो शहरी क्षेत्र की बात है और जहाँ तक बाहरी क्षेत्रों की बात है, मतलब जो शहर की परिधि से बाहर आते हैं, वहाँ पर इन तीनों कैटेगरी के अलावा मार्केट कॉम्प्लेक्स के भी खोले जाने की इजाजत दी गई है। मतलब जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान खोल सकते हैं, वो व्यवसाय कर सकते हैं और उनको भी जीविका का मौका और रोजगार का मौका लॉकडाउन के दौरान मिल सकता है। लेकिन इन सब के दौरान एक चीज ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस खतरे के मापदंड का पूरी तरीके से पालन करना होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की कोरोना हॉटस्पॉट वाली गली में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएंगी। एक दिन पहले ही वहां कोरोना के 46 नए मरीज मिले थे, जिसके बाद उस गली को पूरी तरह सील कर दिया गया था।
लेकिन एक दिन बाद ही वहां के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को तार-तार कर दिया। जहांगीरपुरी इलाके की ये गली कोरोना के लिहाज से खतरनाक हो गई है, लेकिन इस जगह पर रहने वाले लोग इस बात से बेफिक्र दिखे। किसी को जरूरत हो या ना हो, वो घर से बाहर निकल आया। किसी आम दिन की तरह ही सड़क पर रिक्शे चलते दिखे, सब्जी वाले ठेला लेकर घूमते नजर आए। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को भी बाहर निकलने से नहीं रोका और वो यहाँ वहां खेलते दिखे। इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर की बात, बहुत सारे लोगों ने चेहरा तक नहीं ढका था और जिन लोगों ने मास्क पहना था वो भी खाना पूर्ति करते नजर आए। ये तस्वीर लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं। इतनी भीड़ यहाँ आम दिनों में रहती है, इतनी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। इन्हें देखिए बिना मास्क के चलते जा रहे हैं। पूरा देश इस समय कोरोना से लड़ने के लिए घरों में बंद है, लेकिन कोरोना की चपेट में आ चुके दिल्ली के इस इलाके के लोगों को तो जैसे फिक्र ही नहीं, क्योंकि जहां तक नजर गई वहां लोग ही लोग नजर आए। पूरे इलाके में गंदगी दिखी, जानवर यहां वहां घूमते नजर आए, जिससे कोरोना जैसी महामारी को खुला निमंत्रण मिला। हैरानी की बात तो ये कि सील हुए इस पूरे इलाके में प्रशासन या फिर पुलिस वाले भी कहीं नजर नहीं आए। ये तस्वीरें आप पीछे देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लॉकडाउन यहाँ है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि यहाँ नहीं हो रही है। ना पुलिस का यहाँ पर कोई है, ना प्रशासन का यहाँ पर कोई है जो इस भीड़ को हैंडल कर सके। जहांगीरपुरी इलाके में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने वायरस का लोकल स्प्रेड बताया। लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। रैपिड टेस्टिंग किट के फिर से इस्तेमाल को लेकर आईसीएमआर की चिट्ठी पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जताया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट में खामियां हैं और वो इसके बजाय पीसीआर टेस्टिंग किट का अधिक इस्तेमाल करने के पक्ष में है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने आईसीएमआर की सलाह की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से की है। राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि रैपिड टेस्टिंग किट की जांच होने के बाद ही वो इसके इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। बताया गया कि आईसीएमआर के अतिरिक्त सचिव ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर रैपिड टेस्टिंग जारी रखने के लिए कहा है। जो राज्य में हमने 168 रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करके जो हमारे पॉजिटिव मरीजों के ऊपर प्रायोगिक तौर पर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट उनको बताई। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है। उन्होंने भी माना इसको। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को हमने डायरेक्शन दिए है कि वो लेबोरेटरीज में इसकी एक्यूरेसी की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद ही राज्यों को आईसीएमआर ये गाइडलाइन जारी करेगा कि वो इनको यूज करे या नहीं करे। मुंबई के नजदीक ठाणे से पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज में शामिल हुए ये लोग पिछले कई दिनों से इलाके की एक मस्जिद में रह रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को 10 अप्रैल को मिली, जिसके बाद पुलिस डॉक्टरों की एक टीम लेकर मस्जिद पहुंची और वहां रह रहे तबलीगी जमात से जुड़े 25 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया और फिर 23 अप्रैल को क्वारंटीन का समय खत्म होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तबलीगी जमात से जुड़े जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 13 लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और 2 लोग असम से हैं, जबकि 10 लोगों की पहचान की जा रही है। 13 बांग्लादेशी नागरिक और 2 आसाम के रहने वाले इंडियंस मिले। वो बांग्लादेश से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली होके थाना आए थे। तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों के सैंपल लिए गए हैं ताकि जांच कर ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और वहां अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 394 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,817 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 117 लोगों को इलाज के बाद ठीक होने पर घर भेज दिया गया। कोरोना से सबसे बुरा हाल मुंबई का है। वहां एक ही दिन में 11 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक ही दिन में 357 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है और अकेले इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि शहर के एक इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घर से निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा दी। कोरोना वायरस लोगों में न फैले, इसके लिए पुलिस ने सजा देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले सभी लोग मुंह पर मास्क भी लगाए दिखाई दिए।
इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में लॉकडाउन तोड़ने वाले 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्हें बैठकर पैरों के बल उछलते हुए आगे बढ़ने की सजा दी गई। इस दौरान पुलिस का एक जवान डंडा लेकर उनके आगे आगे चलता दिखाई दिया। एक और इलाके में लॉकडाउन में बिना काम के घर से निकले बाइक पर सवार एक आदमी और एक महिला को पकड़ लिया गया, जिन्हें सबक सिखाने के लिए बाइक के टायर से हवा निकाल दी गई। राजस्थान में गंगापुर सिटी के एक सरकारी अस्पताल में क्वारंटीन किए गए 50 से ज्यादा लोग भाग गए। गंगापुर सिटी इलाका राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, जहां की एक सरकारी अस्पताल से कोरोना के 50 संदिग्ध भाग गए और इस घटना के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गया। काफी कोशिश के बाद कुछ लोगों को पुलिस बसों में भरकर अस्पताल ले आई। हालांकि कई लोगों के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। आरोप ये भी है कि अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए खाने पीने और दूसरी चीजों के इंतजाम नहीं थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद विभाग के अधिकारियों और पुलिस को इसके बारे में बताया। वो मरीज बेचारे परेशान हो गए, बार-बार नहीं चाहते, बार-बार स्टाफ से लड़ते हैं, भाई पानी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, गले साबुन भी चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, ये कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है। इससे हमें बहुत दिक्कत है। इस मामले में विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में बद इंतजामी के आरोप भी लगाए और ऐसा कहने से इनकार नहीं किया। इस तरह का आरोप के पीपीई के 1095 की कमी है या नहीं दी जा रही, ये सरासर गलत है। खाने की और पानी की, नाश्ते की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कभी नाश्ते की व्यवस्था नहीं हो पाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में पाकिस्तान साजिश के तहत सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे हजारों ट्विटर हैंडल की पहचान की है जो फर्जी हैं और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर खाड़ी देशों के जाने माने लोगों के नाम से हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं, जिनके जरिए भारत के खिलाफ खाड़ी देशों में नफरत फैलाई जा रही है और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमान की राजकुमारी के नाम से भी ट्विटर पर एक फेक अकाउंट की पहचान हुई। पिछले कई दिनों से इस फेक ट्विटर हैंडल से भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। हालांकि बाद में ओमान की राजकुमारी ने यह बताया कि यह ट्विटर हैंडल उनका नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों के भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ये साजिश रच रहा है, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। वो एक नज़र एक निगाह से देख रहे हैं और कोरोना को पूरी तरह वो पराजित करेंगे। ऐसा दुष्प्रचार करने की भारतीयों को और जो बाहर के भी देश हैं उनको जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कम राशन दिए जाने की शिकायत करने पर एक आदमी को पीटने का वीडियो सामने आया। आरोप है कि राशन बांटे जाने के दौरान जब एक शख्स ने कम राशन दिए जाने की शिकायत की तो राशन बांटने वाले और वहां के प्रधान ने उसकी पिटाई कर दी। इससे पहले उस आदमी ने आपूर्ति विभाग से कम राशन मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद वहां पहुंची टीम ने जांच की। आरोप है कि आपूर्ति विभाग की टीम के लौटने के बाद शिकायत करने वाले की पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ये झगड़ा हुआ, इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है और तभी पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो पीड़ित है जिसके चोट लगी है उसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। विवेचना हो रही है और विवेचना के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को जागरूक करने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एक वीडियो जारी किया। लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कुछ लोग यूं ही सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने वीडियो बनाया, जिसमें तमिलनाडु के तिरुपुर में 3 लड़के एक ही स्कूटी पर घूमते नजर आए, वो भी मास्क के बगैर। तीनों के सिर पर हेलमेट भी नहीं था। पुलिस ने लड़कों को रोका और उनसे मास्क न लगाने की वजह पूछी। जवाब नहीं मिला तो पुलिस तीनों लड़कों को पास में खड़ी एक एम्बुलेंस में बंद करने लगी। एम्बुलेंस में पहले से एक मरीज नजर आया तो तीनों लड़कों के पसीने छूट गए। उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया। तीनों एम्बुलेंस में चढ़ने को तैयार ही नहीं हुए। पुलिस को उन्हें उठाकर जबरन एम्बुलेंस में डालना पड़ा। एम्बुलेंस में बंद होने के बाद लड़के उसकी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने धक्का मारकर उन्हें वापस एम्बुलेंस के अंदर कर दिया। मरीज को देखकर लड़के ऐसे डरे मानो कोई भूत उनके आगे आ गया हो। जो लड़के सड़क पर मास्क के बिना घूम रहे थे, मरीज के आगे उन्होंने मास्क लगा लिए।
इसके बाद जब पुलिस ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तब जाकर तीनों की जान में जान आई। इस वीडियो के जरिए पुलिस ने यह समझाने की कोशिश की कि मास्क न लगाने से हाल एम्बुलेंस के मरीज के जैसा भी हो सकता है। மாஸ்க் போட ரியல் உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியணும்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்தணும். ஆம்புலன்ஸ்க்குள்ள கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க. जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने रमजान के दौरान लोगों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि लोग घरों में ही जमा होकर एक साथ नमाज ना पढ़ें। मैं नसीहत के तौर पर और बहुत दरबंदाना ये अपील कर रहा हूँ कि घरों में इज्तिमा न हो। ऐसा ना हो कि आस के पड़ोस के लोगों को बुलाकर आप तरावी में शामिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर नाम की एक नई टेस्ट किट बनाई है, जिसकी मदद से महज 800 रुपए में बीमारी की जांच की जा सकेगी। इतना ही नहीं, आईआईटी दिल्ली की बनाई इस नई टेस्ट किट को आईसीएमआर की भी मंजूरी मिल गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही आरटी-पीसीआर नाम की ये टेस्ट किट बाजार में उपलब्ध होगी, जिसकी मदद से लोगों में कोरोना वायरस की जांच तेजी से की जा सकेगी। कोविड-19 के जांच के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक किट तैयार किया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईआईटी दिल्ली कोविड-19 टेस्ट किट ये तैयार है। इसी बीच न्यूज 18 की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद कोरोना वायरस की पहचान करने वाली इस टेस्ट किट को तैयार किया। बातचीत के दौरान टीम के लोगों ने बताया कि इस किट की मदद से बहुत कम खर्चे में लोग कोरोना वायरस की जांच करा सकेंगे। हमने जो किट बनाई है वो कोरोना वायरस को ही डिटेक्ट करेगा। 750 से 800 में एक टेस्ट एक बंदे को लगना चाहिए, ये हमारा अनुमान है। यही नहीं, आरटी-पीसीआर नाम की इस टेस्ट किट की मदद से एक बार में 45 सैंपलों की जांच हो सकेगी और सिर्फ 4 घंटों के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं इसकी पुष्टि हो जाएगी। सेंट्रल दिल्ली में जिलाधिकारी और डीएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। रमजान शुरू होने के बाद भीड़ न जमा हो, जिसके लिए चांदनी महल और लाल कुआं इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने वहां सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और घरों में ही रहने की अपील की। डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकले और कोई भी व्यक्ति घर के बाहर से अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले वो अपने हैंड वॉश करें। आप सब लोगों को जैसे कि बताया जा रहा है कि आज से रमजान शुरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सड़क पर मुर्गा बनाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है और लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग बिना वजह बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन्हें सड़क पर मुर्गा बनाया। इतना ही नहीं, मुर्गा बनाने के बाद पुलिस ने सभी को उसी स्थिति में आगे बढ़ते रहने की सजा दी। इस दौरान वहां कई पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए दिखे, जिन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगा रखा था। इसी तरह शहर के एक चौराहे पर पुलिस ने बिना काम के घर से बाहर निकले कई लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें बैठकर उछलते हुए आगे बढ़ने की सजा दी। पुलिस के कई जवान मुंह पर मास्क लगाकर और हाथ में डंडा लेकर उनके पीछे चलते नजर आए। एक दूसरे इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन में बिना वजह बाहर घूम रही 2 महिलाओं को पकड़ लिया, जिसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी उन पर डंडे बरसाती दिखाई दी। कोरोना का एक मरीज दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पार करने कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये मरीज एक कार में दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे चिल्ला इलाके में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस मरीज की खबर नोएडा के सीएमओ ऑफिस से दी गई थी। पकड़े जाने के बाद मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टरों को कोरोना से बचाने के लिए खास तरह के रोबोट की मदद ली जा रही है। ये वही रोबोट है जिसका दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल चल रहा है। इस रोबोट की मदद से डॉक्टर मरीजों के पास जाए बना उनसे बात कर सकते हैं और दावा है कि इसकी मदद से डॉक्टरों को कोरोना होने का खतरा भी कम किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज हम एक डॉक्टर को और हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन से बचा पाते हैं। ये रोबोट मॉनिटरिंग और वीडियोग्राफी कर सकता है। डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इसकी मदद से मरीजों से बात कर सकते हैं। ये रोबोट डॉक्टर और मरीजों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब ये डॉक्टरों को मरीजों के पास बार बार जाने से बचाता है। दिल्ली के एम्स में भी इस रोबोट का ट्रायल चल रहा है। ये रोबोट मिलाग्रो नाम की एक कंपनी ने बनाया है। अपने हाथ की सफाई से लोगों को हैरान कर देने वाले मशहूर जादूगर सम्राट मध्य प्रदेश के धौलपुर में सब्जी बेचते नजर आए।
लॉकडाउन की वजह से जादूगर सम्राट अपने शो नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में घर चलाने के लिए वो सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। एक वीडियो सामने आया जिसमें जादूगर सम्राट ठेले में सब्जियां बेचते दिखे। जादूगर सम्राट देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा शो कर चुके हैं और उनकी टीम में 1 दर्जन से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके बाद उन्होंने सब्जी बेचने का फैसला किया। मेलों में अपना शो लगाता हूँ। इस समय भिंड में पड़ा है, ये लॉक वजह के इस चक्कर में और घर परेशानी आ रही है, इस वजह से मैं सब्जी बेच रहा हूँ। पंजाब के मानसा में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे एक डॉक्टर के जन्मदिन पर कुछ पुलिस वालों ने मशहूर पंजाबी गायकों के साथ उनके घर पहुंचकर बधाई दी। सुनील बंसल नाम के डॉक्टर मानसा के सिविल अस्पताल में तैनात हैं और 11 कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। यही वजह रही कि मानसा पुलिस ने उनके जन्मदिन को यादगार बना दिया। एसएसपी खुद केक और फूलों का गुलदस्ता लेकर डॉक्टर के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, बधाई देने वालों में आरनेट, सिद्धू मूसावाला, लाभ हीरा और कुरवाला मान जैसे मशहूर पंजाबी गायक भी शामिल नजर आए, जिन्होंने डॉक्टर को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। जन्मदिन को खास बनाने में इलाके के लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी बालकनी से डॉक्टर और पुलिस वालों पर फूल बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद डॉक्टर ने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया और इसे यादगार बनाने के लिए पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। एसएसपी साहब खुद अपना सिंगर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एसएसपी ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर सुनील बंसल के काम की तारीफ की। डॉक्टर सुनील बंसल का जन्मदिन था, जिनके यत्नों के साथ 11 में से 2 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। दिल्ली की मंडोली जेल में कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प का एक वीडियो वायरल हो गया। तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया कि ये हिंसक झड़प 20 अप्रैल को हुई थी, जिसकी जांच भी जारी है। हालांकि जेल में हुई इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ कैदी जख्मी नजर आ रहे हैं। आरोप ये है कि जेल में कैदियों पर ब्लेड से हमला हुआ और इस घटना की जेल प्रशासन जांच कर रहा है। इसके अलावा जेल में उस मोबाइल फोन को भी ढूंढा जा रहा है जिससे कैदियों ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। जेल में मार रहे हैं जी सबको। जेल में 15 मंडोली, हाँ, मंडोली हाईरिस सबको मार रहे हैं जी। और ये देखो ये देखो जी, ये देखो सबके मार रखे हैं जी और 2-3 बंदों को नीचे बंद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली बात पर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। किसी ने आदमी को पीछे से पकड़ रखा था तो कोई उस पर घूंसे बरसा रहा था। एक आदमी तो उस पर पत्थर से हमला करता नजर आया। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां कई लोग जमा हो गए, जिनमें शामिल कुछ लोग बीच बचाव करते दिखे। घटना के वक्त वहां कुछ लड़कियां भी दिखाई दी जो दूसरे गुट के आदमी पर पत्थर फेंक रही थीं। इस बीच एक आदमी डंडा लेकर दूसरे गुट के एक आदमी को मारने की कोशिश करता दिखा। मारपीट के बीच वहां एक महिला दिखी जो लड़ाई कर रहे लोगों को अलग करती नजर आई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें कई लोग एक दूसरे से बहस करते दिखे। हालांकि बाद में किसी तरह से हंगामे को शांत करा लिया गया। गुजरात के वडोदरा में रेलवे के एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों तक दवा और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए रिमोट से चलने वाली एक ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ट्रॉली की मदद से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी दूर रहकर भी मरीजों पर दवा और बाकी चीजें आसानी से पहुंचा सकते हैं। कोरोना संकट पर बंगाल सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के राज्य में असर को जानने के लिए 2 टीमें बंगाल भेजी गई थीं, जिसके बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई थी। और बात तब ज्यादा बढ़ गई जब केंद्रीय टीम ने राज्य में कोरोना से हुई मौतों पर ममता सरकार को घेरा। ये टीम कोलकाता के क्वारंटीन सेंटर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया, जिसके बाद इस टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव को एक के बाद एक 2 चिट्ठियां लिखी, जिसमें कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में फैसला लेने वाली कमेटी पर सवाल उठाए गए। जिसके बाद बीजेपी ने भी ममता सरकार को घेर लिया। प्रचार करने का, इधर उधर उसको जलाने का, उसको दफनाने का बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर है। केंद्रीय टीम ने सवाल उठाया तो मुख्य सचिव ने भी जवाब देने में देर नहीं की और ये साफ कर दिया कि वो केंद्रीय टीम से कोई जानकारी नहीं छिपाएंगे। We are saying that now you can go anywhere. We are like an open book.
go anywhere, see whatever you want to see, and please give us constructive, positive suggestion. इससे पहले भी बंगाल के मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर केंद्रीय टीम का सहयोग करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद कोरोना के मुद्दे पर केंद्र और ममता सरकार की लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। लेकिन केंद्रीय टीम के कोरोना से हुई मौतों पर सवाल पूछने के बाद दोनों फिर से आमने सामने हैं, क्योंकि केंद्रीय टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव से चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा कि कोरोना मरीज की मौत अगर किसी दूसरी वजह से होती है तो क्या उसके लिए डॉक्टरों का कोई पैनल बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय टीम ने ऐसे सभी मरीजों का रिकॉर्ड मांगा जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उनकी मौत किसी दूसरी वजह से हुई। केंद्रीय टीम ने इस मामले में फैसला लेने वाली कमेटी पर सवाल उठाया और पूछा कि ये कमेटी कितने दिन में फैसला लेती। यही नहीं, बंगाल सरकार से यह भी पूछा गया कि ऐसी कमेटी बनाने के लिए आईसीएमआर के दिशा निर्देश माने गए हैं या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि देश में पीपीई किट, मास्क, टेस्टिंग किट, दवाएं, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं होने दी जाएगी और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना से लड़ाई में देश के हर जिले में कोविड-19 अस्पताल की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान दूसरे मरीजों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वाराणसी में एक आदमी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों की सूचना देने वाला एक उपकरण बनाया। इस उपकरण को उस आदमी ने वाराणसी में अपने मोहल्ले की ही एक गली में लगाया और दावा किया कि अगर एक साथ कई लोग उस उपकरण के 2 मीटर के दायरे से गुजरे तो उसका अलार्म बजने लगेगा। इस उपकरण को कोविड-19 स्मार्ट पुलिस अलर्ट नाम दिया गया है। उपकरण का डेमो देने के लिए वो आदमी अपने एक साथी को लेकर उसके पास खड़ा हो गया और अलार्म बज उठा। बताया गया कि इसके अंदर मोशन सेंसर और एक सिम कार्ड भी लगाया गया है। ये सिम कार्ड वहां से गुजरने वाले लोगों को पहले अलार्म बजाकर चेतावनी देगा और फिर सीधे पुलिस थाने में कॉल चली जाएगी। इस उपकरण को बनाने वाले आदमी ने दावा किया कि लॉकडाउन में ये पुलिस की काफी मदद कर सकता है। आसपास के एक से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये उनको सेंस करता है, रीड करता है और अलार्म करता है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में पानी के टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन दिखाई पड़ी। लोग वहां लाइन लगाकर टैंकर से पानी लेते दिखे। हालांकि पानी लेने के वक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे। वहां पानी लेने के लिए जुटे लोगों ने बताया कि कभी-कभी भीड़ की वजह से एक-एक आदमी को पानी लेने में 20-20 मिनट तक का समय लग जाता है। पानी इसी तरीके से परेशानी है, गलियों से आना पड़ता है, चढ़ाई चढ़ के फिर साइकिल लेके 2 कैन भर के जाते हैं। 1-2 दिन में भर चल जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा आता है, शाम को फिर भरते हैं। कोरोना की वजह से अमेरिका की आबादी में हर छठा आदमी बेरोजगार हो चुका है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक वहां बीते एक हफ्ते के दौरान करीब 44 लाख लोगों ने रोजगार छिन जाने के बाद सरकार के सामने मदद की अर्जी दी, जिसके बाद अमेरिका में अब तक रोजगार खो चुके लोगों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई और बेरोजगार हुए लोगों की यह संख्या अमेरिका के सबसे बड़े 10 शहरों की कुल आबादी के बराबर है। इसे 1930 के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सबसे भयानक संकट बताया जा रहा है, जिससे निपटने के लिए एक दिन पहले ही अमेरिकी संसद ने $50,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 38 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी, जिसे छोटे कारोबारियों को मंदी से उबारने और अमेरिका के अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के तेजी से पांव पसारने के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव के मनसारा अपार्टमेंट को हॉटस्पॉट से बाहर किया गया। मनसारा अपार्टमेंट में कोई भी कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद मनसारा अपार्टमेंट 28 दिन तक सील रहा था। दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए एक राहत की खबर इस वक्त जरूर है। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव के मनसारा अपार्टमेंट में कोई भी केस कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। इससे पहले ये हॉटस्पॉट करार दिया गया था। मनसारा अपार्टमेंट में कोई भी कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया, जिसके बाद अब इसे हॉटस्पॉट इलाके से हटा दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलने के डर से पहली बार सीआरपीएफ के 42 नए जवानों की दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक हॉल के अंदर ही पासिंग आउट परेड हुई। इसी के साथ ये जवान सीआरपीएफ का हिस्सा बन गए, जिसके लिए ये सभी जवान एक हॉल में इकट्ठा हुए। वहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन जवानों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े होकर देश की सेवा करने की शपथ ली। भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन, निष्पक्षता, ईमानदारी
और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जा रही है। सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों ने भी स्टेज पर एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े रहकर ही सलामी ली। इस बीच दिल्ली की 2 अलग-अलग जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी भी जुड़ गए। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की। नमाजें भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, सहरी अफ्तार भी करें और तरावी भी पढ़ें, लेकिन ये तमाम इबादतें घर में रहते हुए करें, घर के बाहर हरगिज़ ना निकलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से जल्द पूरी दुनिया को आज़ाद कर दें। पंजाब के अमृतसर में कर्फ्यू में ढील के दौरान सब्जियां खरीदने पहुंचे लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब में कोरोना ना फैले इसके लिए वहां की सरकार ने पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया है। और जब अमृतसर प्रशासन ने जरूरी सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी तो सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब्जी मंडी में इतनी भीड़ थी मानो वहां कोई मेला लगा हो। इतना ही नहीं, भीड़ की वजह से लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल हो गया। दुकानों पर बेपरवाह होकर कई लोग सब्जी खरीदते दिखे। एक एक दुकान पर कई लोग टूट पड़े। भीड़ की वजह से सब्जी मंडी में कई जगह जैम जैसे हालात भी बन गए। इनमें ज्यादातर लोग न तो अपने मुंह पर मास्क लगाए नजर आए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ख्याल रखा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद के डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए नया आदेश जारी किया और इस आदेश के मुताबिक अब गाजियाबाद में फल और सब्जी की दुकानें सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही खोली ही जा सकेंगी, जबकि किराना की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। तो ये नया नियम गाजियाबाद के डीएम ने जारी किया, जिसके तहत अगर कोई शख्स जो फल और सब्जी बेच रहा है वो सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही वो दुकानें खुलेंगी और किराना की जो दुकान है वो शाम 4 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन में फंसे 171 बौद्ध भिक्षुओं और पर्यटकों को भारत सरकार ने उनके देश थाईलैंड भेज दिया है। इन सभी पर्यटकों को थाई एयरवेज से भेजा गया। लॉकडाउन से पहले भारत घूमने आए ये पर्यटक बौद्ध सर्किट में अलग अलग जगहों पर फंस गए थे। लेकिन जैसे ही थाईलैंड सरकार के आग्रह पर इन्हें भेजने की मंजूरी दी गई, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खास तैयारी की गई। एयरपोर्ट के अंदर जाने देने से पहले ये देखा गया कि इनके पास जिला प्रशासन से मिला हेल्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। तो अब यहाँ चेक करना वो हेल्थ फॉर्म है कि नहीं। जांच के लिए सभी पर्यटकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। इसके बाद सभी पर्यटकों की फिर से स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग के बाद दस्तावेजों की जाँच कर पर्यटकों की पहली खेप को थाईलैंड भेज दिया गया। अभी थाई नेशनल्स के लोग जो है उनको स्पेशल अनुमति दी गई है थाई सरकार के